ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। और इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा ईएमएफ। और ईएमएफ ईएमएफ। थोड़ा बहुत हाँ ज़रूरत पड़ेगा। उसमें जो कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फोर्सेस वगैरह का। और उसका एडवांस एप्लीकेशन तुम्हारा जो है वो ईएमआई में मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये तो बहुत ही वाइडली यूज्ड चीज़ है। ये अपने आप में एक बड़ा सा पीएचडी वाला फील्ड है। समझ में आ रहा है? कॉलेज में तुम अगर जाओगे तो इन सभी चीज़ों पे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मिलेगा। वही है कि ब्रांच तुम्हारा होना चाहिए उस हिसाब से, तब पता चलेगा। कॉलेज में जाओगे तो प्रॉफ के अंडर तो तुमको मान के चलो कि अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा अगर तुमको फॉरेन ट्रिप वगैरह जाना है। फॉरेन ट्रिप हम लोग एक्चुअली में इंटर्न बोलते पासपोर्ट हैं, नहीं था। लेकिन बाहर जाना होता तो फॉरेन ट्रिप बोलते हैं। सर आप गए थे? नहीं, मुझे मिला था ऑफर, लेकिन फिर मैं गया नहीं था। ऑफर क्या, इन द सेंस मतलब पासपोर्ट। काम किया था प्रॉफ के अंडर, तो प्रोजेक्ट वगैरह किया था। उसके बाद फिर आया था अपॉर्चुनिटी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया कि भैया ये गया तो किडनैप होकर के आएगा उधर से। सर ये सब पैसा वैसा कौन उठाता हाँ, है? कॉलेज की तरफ से रहता है या कंपनी की तरफ से नहीं नहीं, पूरा कॉलेज फीस कॉलेज की वीस? तरफ से होता है। क्या है कि देखो, प्रोग्राम ऐसा होता है जैसे कि आईआईटी खड़गपुर है और कोई दूसरा कॉलेज है जो कि फॉरेन में, वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे से। और कोलैबोरेट करके फिर दो तरह की चीज़ें होते हैं। एक तो पहला जो मैं वो भी बता रहा हूँ, तो उसमें क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो उनके पास जाते हैं और उनके स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इंटर्न करने के लिए। जो भी चीज़ सीखना है, प्रॉफ वो के भी अंडर आते हैं। काम करना, हाँ वो भी आते हैं। तो जब ओके। हाँ जब इंटर्न वगैरह हो जाता है, लगभग तुम्हारा अप्रैल के बाद, मई जून जुलाई वगैरह में आते हैं। बहुत सारे बाहर के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनके भी कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं फॉरेन में, है ना। और क्योंकि ओके। हर एक प्रोफेसर को नीड होता है कि उसके अंडर कुछ स्टूडेंट्स काम करें और प्रोडक्टिव काम करें, पीएचडी के अलावा, एमटेक के अलावा। जो मेन मेन काम करते हैं ना वो पीएचडी वाले लोग करते हैं। तो एमटेक वाले भी छापते हैं और बीटेक वाले तो खतरनाक ही छापते हैं। अरे सर। उसके बारे में तो क्या ही मैं बोलूँ। हम लोग को तो बस प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है कि हाँ चल भाई फटाफट फटाफट निपटाना है इसको। प्रॉफ को भी रहता है कि भाई इसको निकालो जल्दी से, वरना ये झूठ का प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है। अदरवाइज सुसाइड के रेट्स वगैरह बढ़ गए थे एक बार, बीच में हुआ था ऐसा। प्रोजेक्ट सब। हाँ, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे भी उन लोग को पता है क्या ही करेगा ये। बीटेक करने के बाद जाएगा किसी और फर्म में कुछ और चीज़ करेगा। यहाँ पे कर कुछ और रहा है, वहाँ पे कुछ और करेगा। इसीलिए वो टेंशन नहीं लेता है। वो भी। पीएचडी वाले को सीरियसली लेता है, उसको ढंग से काम कराता है। और मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कराता है। जब तक उन लोग का ऐसा होता है कि तुम्हारे सेंटेंस भी किसी दूसरे पेपर से मैच नहीं करने चाहिए। अगर मैच कर गए तो ओके। तुम्हारा पेपर भी विड्रॉ कराया जा सकता है। और ये मतलब अच्छे तरीके से रूल फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं कि तो सिर्फ चेक कौन करता है? वो सॉफ्टवेयर होता है प्लेगरिज्म का, वो सारा चीज़ चेक कर लेता है कि तुम्हारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा। तो किसी को बैठ करके चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो चेक हो जाएगा, काइंड ऑफ तो ऐसा जेबी समझ लो। सर ने किया पीएचडी। क्या बोल रहे हो? उनका क्या थीसिस है? सर ने तो किया था, जेबी सर ने। उनका पता नहीं, लास्ट में थीसिस सबमिट करना पड़ता है एंड में किसी चीज। मालूम नहीं सर का रिसर्च। तो। तो हम लोगों ने बस फाइल वाइल क्रिएट किया था अच्छे तरीके से, लेकिन हमारा भी ऐसा अच्छा ही होता है। तुम जैसे जैसे क्वालिटी डिग्रेड करते जाओगे कॉलेजेस का, वैसे वैसे तुम्हारे जो बीपीटी सबमिशन होता है, बीटेक प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से वो भी क्वालिटी डिग्रेड होता जाता है। तो हम लोगों ने वर्क किया था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्क नहीं किया था। हम लोग का काफ़ी ज़्यादा वर्क था, एक्सरे मशीन वगैरह यूज़ किया था, फिर जा कर के कटिंग किया था, फिर उसके स्ट्रक्चर्स को रीड किया था, उससे क्या मिल रहा है, हम लोग इसका आगे का क्या इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, वो सारी चीज़ होता है। सर किस पे आपने रिसर्च किया था वो भी नहीं पता हमको। अभी सब वो तो भूल गया है बताइए। इतना साल होने के बाद। मेरे को एक तो पहला नंबर इंटरेस्ट नहीं था, उसके बाद फिर आज हो गए तुम्हारे 7 साल। सर आईआईटी क्यों गए फिर आप? आईआईटी कुछ और के लिए गया था मैं। मस्ती करने के लिए। ये अच्छा। तो बहुत बड़ा स्टोरी है, इसके ग्रेट बारे सर। में क्या ही होता।
तो ये पहला तरीका होता है कि कोलेब्रेशन, और दूसरा मेथड होता है कि प्रोफेसर्स वगैरह के कांटेक्ट होते हैं दूसरी जगह पे। तो तुम अगर प्रोफेसर के अंदर अच्छे तरीके से काम करोगे तो वो तुमको बाहर भेजेंगे उन प्रोफेसर के पास, या फिर कांटेक्ट देंगे कि ये अच्छा स्टूडेंट है, इनका सीजीपीए काफ़ी अच्छा है, तो आप अपने अंडर इसको काम दे सकते हैं, इंटर्न करने के लिए बुला सकते हैं। तो फिर सर तो तुम्हें वहाँ पे उसमें जाने के लिए रुपए रुपए सब कुछ मिलता है, और इवन सैलरी भी काइंड ऑफ मिलता है, जिसको हम लोग स्टाइपेंड बोलते हैं। सैलरी तो हाँ नहीं बोला हाँ जाता है उसको। हाँ, तो वो चीज़ तुम्हें मिलेगा, और अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, 1 लाख भी ज़्यादा मिल जाता है मंथली बेसिस पे। फॉरेन सही। हाँ, में तो। फॉरेन में अच्छा कभी यूरोप चला जाता है, तो कभी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सर, और जापान। आपने इंडियन कंपनी में तो किया रहेगा ना इंटर्नशिप? हाँ, मैं इधर वगैरह सब जो जगह पे किया है, दो दो जगह पे किया है मैंने। इंडिया में जो स्टाइपेंड मिलते हैं वो अच्छा, बहुत ही कम मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कौन भाई से ईयर से मिलता है ये सब डिपेंड इंटर्नशिप? करता है कि तुम्हारा कंपनी कौन सा है। 25,000, 30,000, 40, 50, 60, काइंड ऑफ तुमको क्या, वो सीखने के लिए रुपए दे रहा है ना। इंटर्नशिप का क्या हाँ मतलब हो गया, वो सीखने के लिए रुपए मिल हाँ। रहे हैं। हाँ उसमें उतना क्यों रुपए देगा तुम्हें, उसके बाद फिर कंपनी को अगर लग गया कि ये बंदे में टैलेंट है और ये हमारे कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो तुमको हायर कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो अच्छा, हाँ, अच्छा उनका पहले से ही हाँ, हो जाता रहता थर्ड ईयर में होता है इंटर्नशिप। है। किसी किसी लोग का सेकेंड ईयर में होता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। हम लोग कॉलेज का थर्ड ईयर में होता है। तो जिस स्टूडेंट का पीपीओ लग करके आता था दोस्त लोग का, उसके बाद तो फिर पार्टी चल भाई तेरा तो हो गया, आप पार्टी दे। वही बैठना नहीं अभी रिप्लेसमेंट। ऐसे होता था। चलो ठीक है, तुम और लोग भी मतलब कॉलेज में जाना, एंजॉय करना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस इंडक्शन, ईएमआई। तो ईएमआई काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस तुम्हारे जेई में आएंगे आएंगे मान करके चलो। और जो क्वेश्चंस हैं इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे डेप्थ में है, तो तुम्हें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिंपल सा पढ़े और हो गया। इसके लिए ये एमएफ भी तुम्हारा क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से, उसके जो फॉर्मूलेज वगैरह वो होंगे वो इसमें आ सकते हैं। एनएलएम वगैरह तो आएगा ही आएगा, वो सब तो मतलब ये ऐसा चीज़ हो गया जो हर एक चैप्टर में अब इंक्लूड हो ही रहा है, ज्योमेट्रिकल सर ऑप्टिक्स को वेटिंग। छोड़ करके। शायद उसमें भी हो रहा है, नहीं फोर्स वगैरह नहीं लगेगा, एसएचएम करा नहीं सर, सकते हैं। मिलता है, हमको मिला था क्वेश्चन। सर वो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से मिल गया था, इसका ऑप्टिक्स का सेंटर ऑफ मास बनाने का रहता है तो ना कुछ भी, फ्रिक्शनलेस हाँ फ्लोर पे। बनाने का तो कुछ भी अब बना बना के, क्योंकि वेलोसिटी इंक्लूड हो रहा है तो फोर्स वगैरह भी इंक्लूड कर ही सकते हो, है ना। बहुत खैर, सही है, हाँ। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन का मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन भी हम लोग इसमें देखेंगे, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम लोग को हर एक चीज़ पता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताने की ज़रूरत मैं सर नहीं ऐसा समझता मत हूँ। बोलो। और नहीं तो क्या। सर ऐसा फेर मत बोलो ना सर, बता दो, ओरली बता दो बट। हाँ, ऑरली बताता हूँ। फेरेडेज अच्छे से। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था। नेट लैग हो रहा है क्या सर आपका? हाँ, स्मूथ नहीं चल रहा है ना नेट मेरा। लैग हो रहा है सर। मेरा पेन स्मूथ हाँ। नहीं चल रहा है। ये यूएसबी का कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, तो फेरेडेज ने ये देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन किए गए, और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे थे। एक्सपेरिमेंट्स कुछ इस तरीके से किए गए थे कि एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था, और उस रीजन में मज़ा नहीं आ रहा पेन चलाने में भी, बहुत करता है तो। सर रहने दो आज से। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं। करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर लिया गया इसमें, सॉरी, एक सिर्फ वायर का लूप लिया गया जिसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा था, है ना। वायर था, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में रखा गया था। और इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस लाए गए। इसमें क्या किया गया, पहली बार मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया गया, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लाए गए, और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिले।
इनिशियली क्या था, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे देखा गया कि जो करंट है वायर में वो क्या था, जीरो था, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था और एक्सटर्नली हम लोग करंट फ्लो करा भी नहीं रहे थे। तो पहले क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया गया। लेट से मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं विद अ कांस्टेंट और वेरिएबल भी हो सकता है, किसी भी तरीके से करा सकते हैं। तो देखा गया कि जो वायर था उस वायर में जो करंट नहीं था वो अचानक से करंट आने लग गया। तो बोला अच्छा ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं बढ़ाऊं या फिर घटाऊं तो इस वायर में करंट आ रहा है। ये एक रिजल्ट उनको देखने के लिए मिला। फिर दूसरा काम करा कि अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं और मैं इसके रेडियस को बढ़ाता हूँ, जो वायर है इसके रेडियस को बढ़ाता हूँ कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो इसके रेडियस को बढ़ाना स्टार्ट किया। इस वाले में क्या था, रेडियस को कांस्टेंट रखा था। तो देखा कि वापस से करंट आ गया, जो पहले करंट जीरो था अब करंट करंट जीरो नहीं है, वापस से करंट आ गया। और लास्ट वाले केस में क्या किया गया कि बोला कि ऐसा करते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट रखते हैं और रेडियस को भी कांस्टेंट रखते हैं और मैं इसको रोटेट करता हूँ। लेट से मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो अब मेरा रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा गया कि करंट अभी भी जीरो नहीं है। तो इतने सारे रिजल्ट्स उनके पास निकल करके आए और इससे उन्हें कुछ पता चला। और इन तीनों में एक चीज कॉमन था, इन तीनों में एक चीज ये कॉमन देखने के लिए मिला कि देखो मैग्नेटिक फील्ड या फिर रेडियस पे इन सभी चीज पे वेरी तो कर रहा है, लेकिन इन तीनों में एक चीज ऐसा चीज है जो कि वेरी ऑलवेज कर रहा है एंड दैट इज फ्लक्स, दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स। तो फ्लक्स हम लोग क्या ले बोलते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। अभी इसको सेपरेटली अच्छे तो तरीके से मैग्नेटिक पढ़े। फील्ड का फ्लक्स। हाँ फ्लक्स, हाँ मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। तो फेराडेज ने देखा कि इन तीनों एक्सपेरिमेंट में फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसीलिए इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ना। करंट था नहीं, करंट सर क्या था, जीरो था, और करंट अब आ गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे, तो फील्ड इंड्यूस्ड करंट। कांस्टेंट फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है इंड्यूस्ड भाई साहब सर? हाँ अब मैं बताता हूँ ना, हर एक चीज़ बताता हूँ। तो फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं पहले यहाँ पे, अच्छा हाँ फेराडेज लॉज ने फिर अब क्या बताया इसके हिसाब से, बोला कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। और इसे मैग्नीट्यूड में लिखा गया क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता पाया फेराडेज लॉ से, मैग्नीट्यूड निकलता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं निकलता है। डायरेक्शन किससे निकलता है, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, उससे हमारा डायरेक्शन निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल करके, लेंस लॉ से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते अच्छा हाँ कुछ सुना हैं। है। समझ में आ रहा है क्या। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी हाँ इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी, वेर फाइव इज द फ्लक्स एंड डी फाइव बाई डी टी इज वॉट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और यहाँ पे प्लस या फ्लक्स। माइनस साइन हो सकता है, प्लस और माइनस साइन उसके डायरेक्शन को बताएगा, जो कि हम लोग लेंस लॉ में आकर के पढ़ेंगे। चलो तो आगे चलते हैं, हम लोग फ्लक्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे उसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फील्ड मतलब क्या लाइन। है, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उस पर्टिकुलर एरिया से कितने क्रॉस कर रहे हैं उसका काउंट हाँ सर। ही फ्लक्स होता था। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये एक एरिया है, तो इस एरिया से जितने भी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं दैट विल बी द फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया, फ्लक्स इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द एरिया एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। और इस डायरेक्शन में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर इस डायरेक्शन में है, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बी ए स्क्वायर। ठीक है क्या, सो द फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू दिस मच पाई। बहुत ही आसान सिंपल सा चीज़, हम लोग बचपन में इसको पढ़ चुके हैं।
आगे चलते हैं, छोटा सा अगर फ्लक्स होगा तो क्या होगा, छोटा सा डी एरिया फाई। होगा तो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी डॉट डी। और मैं दोनों साइड अगर इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। ये दो फार्मूला है जिसे हम लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है ना, ये है फ्लक्स। तो अब उस एक्सपेरिमेंट को वापस से हम लोग देखते हैं कि हाँ उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। तो पहला, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा या तो घटेगा। बिल्कुल सही, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। दूसरे केस में एरिया को हम लोग चेंज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि रेडियस को हम लोग बढ़ा रहे थे, रेडियस बढ़ रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था, बराबर है क्या। थर्ड यस। केस में देखेंगे, थर्ड केस में हम लोगों ने क्या था, उसको रोटेट कराया था, और रोटेशन के कारण से थीटा चेंज हो रहा था, है ना। थीटा इज यस व्हाट, सर। थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, अंदर की डायरेक्शन में। जब इसको मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा तो क्या ये वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा, एरिया वेक्टर। हाँ। यस सर। ये थीटा एंगल बनाएगा, तो इस तरीके से थीटा हमारा चेंज हो रहा था, और उसी के कारण से हमारा फ्लक्स भी चेंज हो रहा था, वाज नॉट सर कांस्टेंट। बट और फ्लक्स लॉजिकली हमारा, देखेंगे तो क्या लॉजिकली, ओके, क्या लॉजिकली मतलब देखना है। नंबर ऑफ, सर फील्ड न- लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो अंदर सेम ही जाएंगे, नहीं फ्लक्स सेम मतलब रहेंगे, फील्ड लाइंस का कैसे काउंट। सेम, सेम कैसे कैसे जाएंगे? सेम गया, बताओ, मैंने बताया था ना इसका दिमाग धीरे धीरे चलता है। हाँ सर, स्लो फील्ड लाइंस दिमाग कैसे सेम हो गया बताओ, अभी क्रॉस कर रहे हैं, मत लेट लेगा, से, सोचने दो। लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हो गया ऐसा, कैसे फील्ड लाइन सेम है इस एरिया से, तो सेम है क्या। साइड से तो आ रहे रहेंगे जहाँ पे उसका अरे फेस रहेगा ये पूरे वाला तो हट एरिया। गया ना, लेट से ये थोड़ा सा बड़ा होता है। अब तुमने ऐसे डाल दिया तो अब तीन ही जा रहे हैं, पहले कितने जा रहे थे, इतने इतने सारे जा रहे थे, समझा। ठीक है। नहीं समझ में आया तो यस। बोलो, मैं समझा देता हूँ फिर से, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। हाँ सर बताओ। देखो, नहीं नहीं देखो, कैसे समझाऊँ मैं। लेट से कि बहुत सारे फील्ड लाइंस हैं और सभी ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, सभी ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। और ये एक ओके। सर्कल है, तो अभी फील्ड लाइंस बहुत सारे आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा पास पास में बनाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से दिखे कि कितने डॉट्स उसके अंदर आ रहे हैं, जितने डॉट्स ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा फील्ड लाइंस आ रहे हैं अंदर, उतने फ्लक्स होंगे। अब क्या किया तुमने, रोटेट किया, तो रोटेट करने पे इतना ही एरिया दिखेगा तुम्हें, या फिर इतना ही एरिया से ये डॉटेड बाहर निकलेगा, 3D में देखना रोटेट सही करके, है। है ना। या 3D फिर, में दिख रहा है। यहाँ पे रोटेट कर लो, पहले था ऐसा, अब तुमने इसको बट सर रोटेट कर मैग्नेटिक लिया। फील्ड भी तो पूरे वॉल्यूम में ही है ना। अरे तो वॉल्यूम है तो एरिया से नहीं जा रहा है ना, लेकिन अब इस प्लेट को तुम और ज़्यादा सीधा कर लो, ऐसा कर लो, एक भी फील्ड लाइन से इसे क्रॉस नहीं कर रहा है, नहीं, हाँ अभी नहीं तभी करेंगे, तो सही है। फ्लक्स जीरो हुआ। अच्छा, B.90 हो गया। हाँ थीटा 90 हो गया, तो कॉस 90 जीरो, फ्लक्स जीरो। और दूसरा चीज़, एक भी फील्ड लाइन से इसे क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है क्या। ठीक है सर। हाँ, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस तरीके से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। तो एक तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं फ्लक्स के, ताकि यस तुम्हें अच्छे सर। तरीके से समझ में आ जाए। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और क्यूब है। ये एक नहीं। क्या है, ये सर्कल या फिर डिस्क है, कौन से प्लेन में है? ये क्या है ये? बता रहा हूँ, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन,
ऑफ रेडियस आर। एक्स। अब बताओ क्या होगा फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स, फर्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसा लग रहा है वो तीन कोनी के बीच में रखा हुआ है, ये पूरे एक्स वाई प्लेन में है ये। अच्छा, ओके। डिस्क एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में और एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कोई नहीं जा रहा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में विच इज पी नॉट आई कैप प्लस ऑफ के कैप एक्स बाय जेड, और इसका रेडियस आर है और ये डिस्क है विच इज इन एक्स वाई प्लेन। तो कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका तो इसका जीरो है तो सर। जीरो आ रहा है। जीरो आएगा, और सिंपल सा रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब कोई लाइन ही नहीं जा रहा अंदर। ओ कोई लाइन क्रॉस सही। नहीं कर रहा, सो द फ्लक्स विल बी जीरो। सेकंड का आंसर बताओ। बी ए बाई रूट टू। तो 45 डिग्री में, हाँ, पी नॉट ए बाई। तो चाहो तो तुम इसका कंपोनेंट ले सकते हो या फिर डॉट प्रोडक्ट करके भी इस चीज को देख सकते हो। जैसे कि हाँ मैं मैंने फील्ड फ्लक्स का को लिखूँ कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट, है ना, ये हो जाएगा बी ए और डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो बी वेक्टर कितना है, बी नॉट आई कैप प्लस ऑफ के कैप डॉट विद एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, यस, जेड में दोनों पीछे भी ले प्लस के। सकते हैं लेकिन पॉजिटिव हमेशा कंसिडर किया करो। तो ये हो जाएगा के वो कैप कैसे? पाई आर स्क्वायर। पीछे भी होता है ना, ओपन एरिया का हमेशा दो डायरेक्शन होता है एरिया में। बट वेक्टर क्वांटिटी है ना ये फ्लक्स टाइप। स्केलर है ना मेरे भैया, डॉट प्रोडक्ट क्या अरे देता है? सॉरी, मैं डायरेक्शन पूछ रहा था, वो माइनस प्लस भी बहुत टाइम दिखता है एरिया, ना वो टाइप। एरिया वेक्टर का माइनस प्लस हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है ना। अच्छा, उसके हिसाब से वो नेगेटिव हाँ भी तो लिख देता था। के कैप के साथ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, बी नॉट पाई आर स्क्वायर। हाँ वो तो गया, ठीक है, बस। ये आ गया आंसर। और दूसरा तरीका ये था कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नॉट इस डायरेक्शन में, दूसरा बी नॉट इस डायरेक्शन में, इसके कारण से फ्लक्स सर कितना, ये जीरो। रॉन्ग है ना आंसर? क्या होंगे आंसर? बी नॉट पाई आर स्क्वायर तो मतलब पूरा जा रहा है, बट ये तो कुछ एंगल पे है फील्ड, ऐसा पता नहीं चलता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा कैसे पूछ रहे हो, क्या हो क्या गया है तुमको? क्या सर? बी नॉट आई कैप वीक में भी चैप्टर है मेरा। और बी नॉट के कैप में भी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट टू बी नॉट, और रूट टू बी नॉट का कंपोनेंट लोगे तब जाके सही आंसर लेगा। ठीक है, तुम बी नॉट का कंपोनेंट मत ले लेना कि यार इधर तो बी नॉट बाय रूट टू होगा कंपोनेंट, गलत है। हमेशा मैग्नीट्यूड का ओके। कंपोनेंट लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना है, बी नॉट रूट टू, उसका कंपोनेंट कितना आएगा, बी नॉट आएगा दोनों साइड। बी नॉट, ठीक वही है, यस सोच सर। रहा था। हाँ। हाँ, तो पहले वाले के कारण से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, दूसरे वाले के कारण से फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी नॉट तुम्हें पाई आर पता है। स्क्वायर। हाँ, बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। वायर में तुम्हारा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन तो अपने जगह पे यस। स्टेबल होता है, वहां पे वो कोई हिल नहीं सकता है, लेकिन आए। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। हाँ, आयंस कहाँ आ गया भाई, सॉल्यूशन थोड़ी ना आयंस आएंगे, मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मेटल कंडक्टर। अच्छा हाँ वही मतलब, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया मैं क्या बोल हाँ, रहे तो हैं। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करते हैं, और उसके मूवमेंट के कारण से जो हाँ करंट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड सही। प्रोड्यूस करता है। तो तुम अगर किसी ऐसे फ्रेम में हो जो कि मूव कर रहा है, तो उसके कारण से इलेक्ट्रॉन तो रुक सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन उसके कारण से, उस फ्रेम के कारण से जो पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन, उसके पास तो वेलोसिटी आ गई ना। अच्छा वो भी हम लोग के साथ फ्रेम में हाँ, चलेगा, पहले सही है। ग्राउंड पे थे तो वो पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पे था, कोई मैग्नेटिक फील्ड सही क्रिएट है। नहीं कर रहा था, लेकिन अब तुम कुछ वेलोसिटी से जा रहे हो तो वो अब रेस्ट पे नहीं है, तो वो भी क्रिएट करेगा ना मैग्नेटिक, सिनारियो ही चेंज तो हो मतलब जाएगा। ऐसा मिल हाँ, बांट के सब सेम ही हो जाता है, ग्राउंड फ्रेम जैसे हो हाँ जाता है सेम ऐसा। हो जाता है, इसीलिए कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन तुम नहीं देखोगे जल्दी।
क्योंकि उसके हिसाब से फिर सिनारियो चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज होता है। और सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि सूडो फोर्स भी तो लग रहा है, और उससे जो नेट फोर्स सूडो रहेगा फोर्स तो इस वो बात पे चेंज हो डिपेंड सकता करता है ना कि तुम एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो या नहीं हो। है। हाँ, सपोज मैं हूँ हाँ, तो तुम एक्सीलरेटेड, अगर तो मेरे एक्सीलरेटेड हिसाब फ्रेम हो से, तो सूडो फोर्स रहेगा उसमें, और क्या। अच्छा मेरे हिसाब से सर्कुलर मोशन नहीं करेगा और ग्राउंड वाले बंदे के हिसाब से कर रहा है, ऐसा भी हो सकता हो सकता है ऐसा। ऐसा जेई में एक बार क्वेश्चन दिया गया था सर्कुलर मोशन का, कि मैं अगर पंखे के टिप पे बैठ जाऊं तो मैं इस तरीके से रोटेशन करूंगा सर्कुलर मोशन, तो उस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कोई भी जो ऑब्जेक्ट बाहर होगा वो कैसा मोशन करते हुए। है। बट सर ये तो फील्ड की प्रॉपर्टी में आ जाएगा ना, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्योर रोलिंग जैसा फ्रेम इंडिपेंडेंट रहता है, वो सब मतलब एक प्रॉपर्टी टाइप रहता है ना, टाइप की फील्ड के हिसाब से देखो, हमको ऐसे ही दिखने वाला। तुम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीज़ों को। पहला नंबर ये है, सूडो फोर्स तब लगता है जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं, ठीक है, जबरदस्ती नहीं घुसेड़ना है। हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं तभी सूडो फोर्स लगेगा। दूसरा चीज़, जो चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है या नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उस जो भी वैल्यू निकल रहा है उसके अंदर वो फ्रेम डिपेंडेंट चीज़ है या नहीं। वेलोसिटी है जैसे। जैसे कि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? बिल्कुल है। हाँ सर। क्या फोर्स हाँ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे वर्क हाँ नहीं वो, फ्रेम डिपेंडेंट हो गया, तो हमें इस तरीके से फ्रेम डिपेंडेंसी देखना होता है। तो फोर्स तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। वो क्या, क्या? एक सेकंड पूछ ही अरे, लेता हूँ। जो एक्चुअल फोर्स में फोर्स लग रहा है एमए, वो, देखो, जो रस्सी में टेंशन है वो तुम्हारे भागने या दौड़ने से चेंज ही नहीं हो जाएगा। रस्सी में उतना ही हाँ टेंशन रहेगा, लेकिन उसका हाँ रिप्रेजेंटेशन चेंज जरूर हो जाएगा। तुम अगर एक्सेलेट कर रहे हो तो अब ब्लॉक पे रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे हम, सूडो फोर्स लगाकर। रस्सी का टेंशन वैसा ही रहेगा, चाहे ओके तुम एक्सेलेटेड फ्रेम से निकालो चाहे इस फ्रेम से निकालो, टेंशन कैसे चेंज हो सकता है। सही। ठीक है। यस ओके तुम किधर हाँ से किधर सवाल लेके आते हो, इधर एनएलएम में घुसेड़ दिए, सर फ्रिक्शन में लेके चले गए मुझे। तो डाउट था सर, वो इसका मॉडल में भी थोड़ा बहुत दिया था इसलिए तुम्हारा पूछ लिया। बचेगा तो आरबीडी एसएचएम साउंड सब सबके क्लियर कर लोगे तुम अभी। नेक्स्ट क्या की बात क्वेश्चन है। करते हैं। देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और ये प्लेन है ऐसा, और मान लो कि स्क्वायर है, ठीक है। साइड लेंथ ए है और ये भी साइड लेंथ ए दे रखा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री दे रखा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में। कौन सा कलर से दिखा, इसी से दिखा, बी नॉट है, और वो आई कैप नहीं, आई कैप प्लस जे कैप नहीं है, इसको इन एक्स वाई प्लेन ऐसा दिया हुआ है, और ये भी 45 डिग्री के एंगल। चलो सॉल्व करके बताओ, बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो जीरो होगा, एच से जा रहा है, और एच आया आंसर? मेरे को सर जीरो लग नहीं रहा है। एक मिनट हम्म। अब वेक्टर से निकालेंगे फंस जाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं, देखो ज़्यादा टाइम लग गया। आया आंसर आदित्य? नहीं सर, एक देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो सिम नॉर्मल मेथड बताता हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में समझ में आ जाए।
फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैं इधर लिख देता हूँ बी नॉट बाय √2 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप और J. डॉट विथ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड है, तो मैं लेट से इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लेता हूँ। हो जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू कितना है आई इसका कैप डायरेक्शन कैसे बताएंगे? माइनस ऑफ Cap minus A के cap. कैप डिवाइडेड बाय √2 ए स्क्वायर। हाँ, पर मैंने एरिया पाया आर स्क्वायर जब लिया था, हाँ तो ये उसमें एक ही था इसलिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाना इंपॉर्टेंट है ना, आई कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय √2 यूनिट वेक्टर बनाना है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप के साथ और जे कैप के कैप तो है नहीं, सिर्फ आई कैप वाला मल्टीप्लाई होगा, बी नॉट ए स्क्वायर सही है। √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है क्या। हाँ सही है। अब ये दूसरा तरीका क्या था कि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लूंगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, इधर आ जाएगा बी नॉट बाय √2 और इस तरफ कितना आ जाएगा बी नॉट बाय √2। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस एरिया वेक्टर से फ्लक्स कितना होगा, 0। जो फ्लक्स होगा सिर्फ इसके कारण से होगा, और क्योंकि हाँ, एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में है और वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सही है। बी नॉट बाय √2 B naught by 2. बाय आर, ए सॉरी स्क्वायर बाय टू। ए स्क्वायर, और थीटा कितना 45, तो 1/√, यस सर। हो जाएगा बी नॉट ए स्क्वायर। अब जो भी तुम्हें तरीका अच्छा लगा उसे अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लक्स के क्वेश्चन ढेर सारे कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एरिया वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दे सकता हूँ, तुम लोग निकाल सकते हो। अब हम लोग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके क्वेश्चंस करते हैं। इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, EMF कहीं पे लिखा जाता है, कभी ई करके लिख देता है, और ये होता है d∅dt, ऐसा होता है मैग्नीट्यूड। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक लूप है वायर का जिसका रेडियस a है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है V0t से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो पूछा गया कि फाइंड द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर, और इस वायर में जो रेजिस्टेंस है वो R0 है। सॉल्व करो। इतना तो आता होगा, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, आई थिंक तुम लोग को बेसिक। आता होगा, बेसिक में ही आता है, हाँ सर, पाई ए स्क्वायर बी नॉट बाय आर। सबको कर लेने दो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसको समझना, अप्रोच हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हमसे मांगा क्या है, करंट, तो इस लूप ऑफ वायर में जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड करंट होगा। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा अभी भी हमें नहीं पता है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसे निकलता है, अगर हमें ईएमएफ पता चल जाए कि इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, डेट इज ईएमएफ, तो ईएमएफ पता चल जाएगा, तो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दूंगा तो मुझे करंट दे देगा। तो अब मेरा एम बन गया हाँ, कि ईएमएफ निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, और ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड डी फाइव ईएमएफ बाय का जो फॉर्मूला होता है वो d∅dt होता है। तो मॉड। अब मेरा प्राइमरी एम क्या बन गया कि फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स निकल जाएगा तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर लूँगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक बी डॉट। फील्ड, हाँ, विच इज B0t मल्टीप्लाइड बाय द एरिया वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। तो इधर पुट कर लो B0t इंटू
कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर। तो फिर वो कैसे बोला दोनों का डायरेक्शन सेम है? वो तो करंट पे डिपेंड करेगा ना किधर फ्लो कर रहा है। क्या बोल ये एक मैं सर्कल शायद है, से तो मैग्नेटिक करंट मूवमेंट का की बात कर डायरेक्शन रहा अभी हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। और करंट का डायरेक्शन पे एरिया वेक्टर नहीं डिपेंड करता है, ये एक एरिया वेक्टर या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। हूँ। कितनी उसमें बार मैं समझाऊं, एम की बात कर रहा था। ठीक है। कितनी बार समझाऊं मैं इस बात को। और मैग्नेटिक फील्ड अभी अंदर के डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। 0। ठीक है क्या, नहीं ठीक है? ठीक है ना सर? ठीक है। ओके। हाँ, हाँ हाँ। अब इसको हम लोग सब क्या सही कर है। ले, डिफ्रेंशिएट कर लो टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बी नॉट। सो ये नॉट। दिस इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो करंट आ जाएगा, करंट विल बी इक्वल्स टू E induced वी बाई। divided by resistance, which will be equals to pi a square b naught divided by r naught। तो मुझे ये बताओ, करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल? सब कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट बन गया है ना। यहाँ पे टाइम का फंक्शन तो आया नहीं कुछ, तो यस टाइम सर। के साथ करंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के इस पे डिपेंड करता है। मैं मैग्नीट्यूड में ऊपर डाल दिया, फील्ड बढ़ रहा है तभी भी आई एज ए फंक्शन। फील्ड करंट फील्ड कांस्टेंट है। बढ़ रहा है तब भी करंट कांस्टेंट है, लेकिन फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, वो भी चीज है। इसीलिए। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है और इसका जो रेडियस है इस बार चेंज हो रहा है। रेडियस जो चेंज हो रहा है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, आर इज इक्वल टू ए नॉट टी से। बढ़ रहा है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लेकिन कांस्टेंट है। मैग्नेटिक पूछा गया फाइंड इंड्यूस्ड करंट, और इसमें रेजिस्टेंस आर नोट दे रखा है ओम। ठीक है क्या? हाँ सर। यस। हो जाएगा। हाँ, और तीसरा चाहे तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं, पहले इसको करो फिर हम, इजी है, यस सर। कुछ खास, हाँ आराम से कर लोगे इसको। तो इसमें ये चीज़ है कि फ्लक्स निकालना। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी है, और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा ए नॉट टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा पाई ए नॉट स्क्वायर बी टी स्क्वायर, और इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी फाइव बाई डी टी कितना मिल जाएगा तुम्हें, पाई ए स्क्वायर बी टू टी, बराबर। तो यस। यहाँ पे जो डी फाइव बाई डी टी आया है डेट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो करंट कितना इंड्यूस होगा, डेट विल बी टू पाई ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। तो इस बार हम्म। जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो टाइम के साथ साथ बढ़ेगा भी, तो कैसे मतलब एरिया बढ़ रहा था तब टाइम का फंक्शन है, जब फील्ड बढ़ रहा था तब नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था ऊपर में, विच वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बट नीचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर हो रहा है फ्लक्स। अच्छा ऐसा कुछ रीजन नहीं है फंक्शन। हाँ, फंक्शन फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना हर एक चीज़, हमारे तरीके से चेंज नहीं होगा। तो करंट विथ टाइम लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। चलो अब आगे चलते हैं, और क्वेश्चन ऐसा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये लूप है जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है, या फिर इसका रेडियस आर है, और इसका रेजिस्टेंस आर नॉट ओम है। तो पूछा गया फाइंड द चार्ज फाइंड द टोटल चार्ज
move through point A in the time interval of t, ठीक है, और b कितना है, b नॉट t। सॉल्व करो। एक इसको देखो करते हैं, और इससे हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, एंड दैट फॉर्मूला विल बी जनरल फॉर्मूला। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी डी फाई बाई डी टी, Yes, sir. विच इज डी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सॉरी फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए डिवाइड बाई डी टी। तो करंट इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय आर नॉट, और इंड्यूस्ड का वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज डी फाई बाई डी टी आर नॉट। फिर और ऊपर यहाँ ही पे आया था। आई इंड्यूस जो होगा दैट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। यस Oh, और यहाँ से डी टी कैंसिल आउट कर लो, मुझे एक फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर नॉट। और इसे हमेशा याद रखेंगे, हर एक तरह के फील्ड के लिए अप्लीकेबल है, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी ये आया था कि एक सिंपल से फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाता है। तो डेल्टा डेल्टा क्यू क्यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा फाई डिवाइड बाय, इसका मतलब क्या है कि इस समय फ्लक्स कितना था और इस समय फ्लक्स कितना था, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, बराबर, दैट विल बी डेल्टा चार्ज। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, सात t इज इक्वल टू जीरो पे, दैट विल बी जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। और t इज इक्वल टू t सेकेंड पे जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, बी नॉट टी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर होगा जो भी, और डिवाइड बाय आर नॉट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ yes. हाँ सर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट। चलो अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक और फील्ड। हाँ बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय कैसे एप्लीकेबल, आपने बोला सब टाइप के फील्ड में मतलब एप्लीकेबल। मैग्नेटिक फील्ड में ही हर एक तरह के फील्ड, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, बहुत तरह के होते हैं ना चीज़ें, इसमें बताओ। ओके अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लेंस लॉ। तो लेंस लॉ हमें ये बताता है कि जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। इट टेल्स अस about the direction of induced current। और इसने क्या बताया कि जो इसको क्रिएट करना चाहता है उसी को ये इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा। समझ में आया? जो इसको क्रिएट करना चाहता है, जो इसको क्रिएट करना चाहता है उसी क्रिएटर को ये अपोज करेगा। क्यों? बट ये क्या लॉ, समझा नहीं सर। मेरी बात तो सुनो, पहले समझ लेते हैं। तो इस लॉ के हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं कि ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच ए वे that it will oppose the cause which has produced it या फिर which has created it। ठीक है, डेफिनेशन Okay. समझ में आया? जिसने उसको बनाया है जिसने उसको इसको अपोज करना है, बनाया ठीक है। उसी को अपोज करेगा। ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड वफादार नहीं है। Yes. in such a way that it will oppose
इट्स सेपरेट है, अपोज द कॉज इट्स क्रिएट। विच हैज क्रिएटेड इट। ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ तो मैं डेफिनेशन के हिसाब से बताया, एक्चुअल में डायरेक्शन हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, और ये थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। हमेशा अपोज करेगा, बराबर। तो अपोज करने का मतलब क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। लेट से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक सही। फील्ड इंक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। करेगा। तो ये क्या चाहता है लूप कि मेरा फ्लक्स ऑलवेज कांस्टेंट रहे। फ्लक्स क्या रहे? कांस्टेंट। और लेकिन फ्लक्स तो इंक्रीज हो रहा है काइंड ऑफ। तो फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए अब इसके पास दो तरीका है, या तो करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराए, इंड्यूस्ड करंट को, या फिर इस डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करा करके फ्लो कराए। मैं देखो तो सर वो कांस्टेंट पे रख देता है। एक मिनट पहले मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है? अब मैं ओके। समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। बीच में इंटरप्ट करोगे तो आधा अधूरा ज्ञान तुम्हारे पास पहुंचेगा। कॉन्सेप्ट ले लो, फिर डिस्कशन करते रहना कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है। तो ये आई इंड्यूस, हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा तरीका है समझाने का, दूसरी जगह पे समझाते भी नहीं, उसको बोलते हैं सिर्फ लॉ है और इस तरीके से इंड्यूस होता है। लॉ का मतलब होता है ये ऐसा होता है, इसका कोई डेरिवेशन या प्रूफ नहीं, बराबर। ठीक है, तो क्या करना चाहता है वो, फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहता है। अब इसके पास दो तरीके हैं। ऑप्शन नंबर वन कि वो या तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस करा इंड्यूस करा दे। ऑप्शन नंबर टू कि वो करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करा दे। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस कराएगा, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर जो है वो खुद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, बराबर। अच्छा, हाँ, करंट के वजह से खुद का भी फील्ड आएगा। तो इसका ओके। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा, बराबर। तो इसके ओके। कारण हाँ। से खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो किस डायरेक्शन में होगा? इन द प्लेन। अंदर की डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन। यस। तो पहले यस सर तो इनटू द एक मैग्नेटिक फील्ड था ही था, अब लेकिन एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और आ गया है। तो तो इन बढ़ रहा है। दो, हाँ, तो फ्लक्स और बढ़ा, लेकिन यस। हमें तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखना था। ये तो गलत केस हो गया। मेरी बात समझ में आई ना? तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, अगर अच्छा। करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स जो होगा वो अब क्या होगा, कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड भी काइंड ऑफ बी माइनस ऑफ बी इंड्यूस्ड आया ना। यस मैग्नेटिक सर। फील्ड बढ़ रहा है। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो हाँ तो सर। हाँ, तो कांस्टेंट डायरेक्ट, तो रखने के। करेक्ट करेक्ट डायरेक्शन कौन सा? ये गलत डायरेक्शन। तो हमें क्या देखना है कि जिसने इसको क्रिएट किया है उसको अपोज करें, बराबर। जिसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ने किया इसको, वो तो आपको। मैग्नेटिक फील्ड ने क्रिएट किया था, मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज कर रहा है। अब इतना भी सिंपल नहीं है बट क्या, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में था तो मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो इंड्यूस करंट के लिए डायरेक्शन ऐसा आ गया। हाँ, ऐसा भी देख सकते हैं, उल्टा कर दो। हाँ, तो ऐसा नहीं है। मैं फ्लक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मत सोच लेना, ये गलत तरीका हो जाएगा। अच्छा, एरिया भी। हाँ, अच्छा। ओके। एरिया भी हाँ, चेंज हो एरिया भी सकता है ना। आता है। तो हमेशा क्या हाँ देखना है, वी नीड टू create the induced current in such a way that flux should be constant. अपोज। तो बट ऐसा क्या उसको फील्ड का क्या ये प्रॉब्लम था, वो अंदर अपने इनर्शिया है। बढ़ने दे रहा था। इनर्शिया को समझते हो? वो बॉडी तब मास। तक वहीं क्या पे है? रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी जब तक कि उस पे कोई ऊपर बाहरी बल ना लगाया जाए। इनर्शिया। इनर्शिया, मोमेंटम लोग बोलते हैं ना। इनर्शिया की वजह से फील्ड क्रिएट कर रहा है। ओ, तो ऐसा बोलते वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। अब जब हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे, क्या नाम है, इंडक्टर वगैरह,
उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ते तो फील नहीं आता है, समझ में अच्छे तरीके से नहीं आता। ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया कि किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। और मैं एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ और मैं भी करके सर वो बताऊंगा। कांस्टेंट, सर वो फ्लक्स कांस्टेंट क्यों रहता है वो, मतलब वो फ्लक्स कांस्टेंट को क्यों कांस्टेंट कांस्टेंट आता है? रखने की कोशिश करता है, तो करंट उस तरीके से वही इंड्यूस कुछ। होता है। ये मेरा ट्रिक है पढ़ाने का, इसका कोई रीज़न नहीं है। अच्छा। दूसरा चीज़ ये ओके। है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन जब उसके साथ होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन को उसको उस डायरेक्शन में मूव कराता है। ठीक सही है। है, उल्टा हाँ, वो थोड़ा ओके। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए वो बताते नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है, और और अभी एक वायर है और इसका जो रेडियस है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, रेडियस को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो बताओ करंट इसमें किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? सर एंटी क्लॉकवाइज, बाहर। फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को कम करने के लिए एंटी क्लॉक। सोचो। सर ए हाँ वाला ना, फ्लक्स बढ़ रहा है उसको हाँ, कम जो भी है, करें। मैं सबको पहले एक बार सोचने का मौका दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा। ठीक। फ्लक्स को सोचो, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़- बढ़ फ्लक्स रहा बढ़ है। रहा है, तो फ्लक्स कांस्टेंट यस। होना है। तो अब तुरंत चले हाँ। जाओ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, तो ये मैग्नेटिक हाँ, फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस होकर के कम होने की कोशिश करेगा, तो इधर फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह सकता है। और इस वाले केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों एडअप हो जाएगा, और बताओ। तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यस सर। तो ये केस नहीं हो सकता, ये केस सही है। ठीक है क्या? हाँ हाँ सर। सर। इस तरीके से सोचो। अब इसको डायरेक्ट वे में कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट वे में इस तरीके से सोचना कि रेडियस बढ़ रहा है, तो तुम डायरेक्टली दिमाग में एज्यूम कर लो कि करंट इस डायरेक्शन में, करंट इन डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड की तरह आ जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर। तो फ्लक्स अब क्या होने लग गया, घटने लग गया। मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज किया ना। उसमें भी दो हाँ। केस लेने पड़ेंगे। दिमाग में तुम्हारा दिमाग कितने तरीके से काम करता है, कितने फास्ट तरीके से, इस पर डिपेंड करता तो स्लो है मेरा। है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस बार ऐसा लेते हैं कि ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घट रहा है, और मैं इस तरफ से देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ इस तरफ से, तो मेरे लिए जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में? फील्ड घट रहा है क्या सर, आगे जा रहे हैं हाँ, फिर तो आगे क्या? आगे कहीं नहीं जा रहे हैं, फील्ड का डायरेक्शन यही है, और फील्ड जो है वो टाइम के साथ क्लॉकवाइज। घट रहा है। फर्स्ट ये, सेकंड ये है एक, सर आपके लिए क्लॉकवाइज रहेगा। आपके लिए नहीं, तो ऑब्जर्वर के लिए। हाँ, वो आपके लिए, और आंख इसको के लिए। मैं v वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन मूव करा रहा हूँ, और मैं इस तरफ से देख रहा हूँ। हाँ, तो आप बोल रहे हो ना, आप देख रहे हो। अच्छा चलो मैं ही देख रहा हूँ। तो इसके लिए बताओ करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? तो तीसरा, फर्स्ट किसका क्लॉकवाइज कंफर्म। क्लॉकवाइज में, फर्स्ट वाले में क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। में। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है? सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज। सभी का अच्छे तरीके से एक बार करो। देखो फर्स्ट वाले के लिए समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़े या घटे, तो उसमें तो तुम आराम से सोच सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कराना है।
और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कराना है, ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आए तो। अब क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना चाहिए और उसके लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। और अगर हाँ हमारा तो आंख इस तरफ से देख रहा है clockwise. तो करंट ऐसा इंड्यूस्ड होगा, विच विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस सर। दूसरा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, हाँ क्योंकि वेलोसिटी से जा रहा है ना, पोल का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, पास आते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको घटाना पड़ेगा। और मेरा आंख देख रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की anti-clockwise. डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसको अपोज कराना है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर एंटी कब हो क्लॉकवाइज। सकता है, जब ऐसे करंट होगा, चलिए एंटी यस, यस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हट रहा सिंपल है। सा घट रहा है तो सपोर्ट करवा दो, इंड्यूस जो होना चाहिए यस, वो इसी अंदर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस वाले में नॉर्थ पोल है, कम हो रहा है। तुम मतलब पहले बताओ क्या होगा इसमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। Anti-clockwise. सर इसमें क्लॉक सर वाइज क्लॉकवाइज लग रहा है सर, क्योंकि कि वो कम हो रहा है। कम हो रहा है फील्ड। हाँ कम हो रहा है, फिर वो दूर जा रहा है तो इसलिए क्लॉकवाइज। बट साउथ पोल है, कुछ लोगों को उसको लग रहा ये नॉर्थ पोल है ना, है। हाँ वो भी। तो नॉर्थ पोल इधर है और दूर जा रहा है, दूर जाने के कारण से तो मैं एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका एक नया डायग्राम बनाया ऐसा। और मैग्नेटिक फील्ड मेरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड घटते जा रहा है तो सपोर्ट करा दो इसको। समझ में आया। यस, यस सर। कम हो रहा है मतलब। करंट इंड्यूस ओके। क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ अच्छा, आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया अब अच्छे तरीके से, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, है ना। यस सर सर। पर हाँ लास्ट वाले में अगर हम मैग्नेट को मूव करते तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ती है ना। घटेगी ना बट मैग्नेटिक बाहर फील्ड, की तरफ ले रहा अगर चार्ज से फ्लक्स हम है। लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगा ना। डायपोल से डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है कि नहीं। हाँ डायपोल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 k p/r³ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हाँ देख लेते हैं। तो डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, सेम वे मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करता है, समझ। ठीक है। हाँ ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गए और एक लास्ट वाला कर लेते हैं। लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो था वो इस डायरेक्शन में था और अभी हमारा वायर जो है वो इस तरीके से है और इस वायर को रोटेट कराया गया, इंस्टेंट पे हम्म, ओमेगा से रोटेट कराया गया। तो बताओ इस इंस्टेंट पे इस पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सर ये क्या पैरेलल है? मतलब प्लेन, हाँ, जिस ऑफ प्लेन में हम लोग कोर्स, देख रहे हैं ये उसके प्लेन से ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है। ठीक है सर, एक मिनट। क्लॉकवाइज। सर। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करा रहे हैं इस बार। हाँ सर सॉरी, फ्लक्स बढ़ फ्लक्स 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 सॉरी। फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम हाँ फ्लक्स करने के बढ़ रहा है। लिए तो क्लॉकवाइज लग रहा है मुझे। क्लॉकवाइज, हाँ, ओके। अब देखते हैं, तो जैसे ही मैं इसको रोटेट कर एक दूंगा राइट होगा।
तो अब मैग्नेटिक फील्ड का सॉरी जो एरिया वेक्टर है वो थीटा से रोटेट कर जाएगा ऐसे करके, हाँ थीटा से रोटेट करेगा तो इसके बीच पैरेलल हो में जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा, बराबर। और 90 माइनस ऑफ थीटा होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बी ए कॉस 90 माइनस ऑफ थीटा विच इज नथिंग बट द साइन थीटा। बढ़ रहा है। हाँ तो थीटा टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ फ्लक्स क्या हो रहा रहा है। है, बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में बढ़ t रहा इज है। इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स था जीरो, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब फ्लक्स बढ़ रहा है तो अब उसको क्या करेगा, अपोज, अपोज करने की कम कोशिश कर। करेगा। अब बताओ करंट इसलिए कैसे इंड्यूस क्लॉकवाइज, करेगा। क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट ले लो, एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इस मैग्नेटिक फील्ड का इधर कंपोनेंट लेंगे तो इधर आ जाएगा बी क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस 90 माइनस साइन थीटा एक्स, और इसके कारण से तो कोई फ्लक्स नहीं। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसको अपोज करना चाहता है, अपोज करने के लिए किधर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, समझ में इसलिए आया, क्लॉकवाइज। हाँ एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन सही, फ्लक्स ओके। है ना। यहाँ पे देखोगे तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है तो हमें अच्छे तरीके से दिखता है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कराना या अपोज कराना। लेकिन जब ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस तो ऐसे होगा परपेंडिकुलरली, ना तो सपोर्ट करेगा ना तो अपोज करेगा। सर मैं तो हाँ डायरेक्ट 90 डिग्री से रोटेट कर दिया था, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके प्लेन, अच्छा, तब देख, अच्छा उस क्योंकि समय, बढ़ रहा है ना। उस समय आंसर, अच्छा तुम अगर एवरेज, तुमने एवरेज ले लिया टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टी बाय फोर टाइम के बीच में तुमने 5। हाँ ले लिया, एवरेज लिया। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और एक लूप जो है वायर का वो यहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो बताओ इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। सर एक सेकंड, हाँ सर बता रहे, एक सेकंड। सर एंटी क्लॉकवाइज। और किसी का कुछ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इंड्यूस करंट होगा जीरो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे सर पहले हाँ सही बेसिक बात। चीजों को भी देख लिया करो कभी कभी, क्यों, रीजन ओके। बताओ। एक सेकंड पहले सोचते हैं, इंड्यूस की जीरो है, एक सेकंड। एक ओके। इंड्यूस की zero। सर वो क्लोज्ड है ना इसीलिए। नहीं ऊपर भी क्लोज था, क्लोज है तो क्लोज होगा तभी तो करंट आएगा। सर क्लोज से क्या है? एक सेकंड। सोचो सोचो, ये ये नहीं आएगा अब दिमाग में, चलो जान दो। देखो रीजन थोड़ा ये सा है, हिंट तो दो। हिंट यही है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट सो द फ्लक्स इज आल्सो कांस्टेंट। क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं तो होगा तो मैग्नेटिक करंट क्यों फील्ड इंड्यूस कैसे होगा। कांस्टेंट? ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट क्यों, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं हो रहा। सही है, मतलब फील्ड बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, है फ्लक्स जीरो है, चेंज इन अब फ्लक्स जीरो बोल सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है कि इस बार करंट घट रहा है। अब बताओ वायर में फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, करंट इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा। वो करंट वायर में घट रहा है। हाँ वायर में ओके, करंट घट डायरेक्शन रहा है, सेम है ना। हाँ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, दिखा रहा है। अब क्लॉकवाइज लग रहा है, अब सपोर्ट करेगा। हाँ कम हाँ हो रही है मैग्नेटिक।
क्लॉकवाइज। फ्लक्स। हाँ, और तुम लोग को दिख रहा है तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ घटेगा, उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो इंड्यूस्ड भी अंदर ही होना चाहिए, तो ये सही है। क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यस। बस इसी तरीके से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये तो काफ़ी मतलब क्लासिक क्वेश्चन है, हर एक जगह पे पहले ये कराया जाता है। So let's say this is a square wire, स्क्वायर शेप वायर, और फील्ड रीजन इस जगह से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इस जगह से इस जगह के बीच का डिस्टेंस है a, और इस जगह से इस जगह के बीच का डिस्टेंस है 4a, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे इस रीजन में, और अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड b, बराबर, और इसकी वेलोसिटी है v। तो बोला गया ड्रॉ द ग्राफ of induced current in the loop versus time। इसका जो वायर है वो लैम्डा ओम पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो इसको। तुम पहले करंट निकालो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, और कुछ चीज़ें हैं हमें समझना पड़ेगा। हमें निकालना क्या चीज़ है, फ्लक्स निकालना है। अगर फ्लक्स तुम्हारा निकल जाता है तो उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो करंट भी आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बराबर। तो हमें फ्लक्स निकालना है, इतना सा हमें ध्यान में रखना। इस जगह पे ये लूप था और इस जगह से जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है। तो ये लूप जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, इसके बाद से करंट इंड्यूस होना स्टार्ट होगा ना। उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना हाँ। लगा, A by B। ये पॉइंट a था यस। और ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, तो टाइम लगेगा a बाई बी, इतना टाइम लगा पहुँचना। अब क्या करेगा, ये लूप धीरे धीरे अंदर जाएगा और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मान लो x डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल्स टू vt। VT। तो जितना एरिया इन हुआ है फ्लक्स उतने में होगा, ये एरिया बाहर है तो इसमें फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो अभी Yes इंस्टेंट sir। पे फ्लक्स कितना है, b डॉट a, और वो हो जाएगा A बी ए, VT A। मैग्नेटिक फील्ड b रहने दो, और एरिया कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट था तो तुम्हें पता ही चल गया, VT A। a इंटू वी टी। यस। और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग, डी फाइव बाई डी टी। डिफरेंशिएट करने EMF पे कितना आ constant। जाएगा, बी ए बी, VAB। और ये ई एम एफ इंड्यूस निकलेगा, और करंट इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, बी ए वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना वो हो टाइम जाएगा, का फंक्शन। टाइम का काम फंक्शन है, लैम्डा ओम पर मीटर दे रखा है ना, तो नहीं मतलब लैम्डा VT लैम्डा वी टी कितना, प्लस। लैम्डा ओम पर मीटर दे रखा है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हाँ तो कितना लेंथ अंदर है तो उसमें देखेंगे ना, ना ना ना, उस करंट तो इंस्टेंट पे। पूरे वायर में फ्लो करेगा ना, करंट ऐसे हाँ। फ्लो करेगा क्या, अच्छा। करंट तो वायर अरे में फ्लो यार करेगा। अभी तो गलत आ रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 4a, पूरे 4a। मैं इस जगह उसमें पे करंट इंड्यूस्ड निकला, और वो करंट इंड्यूस्ड तुम्हारा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। चलो अब करंट का डायरेक्शन डिसाइड करना है हमें कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बताओ। जैसे जैसे फ्लक्स लूप, इंक्रीजिंग है। हाँ, तो जैसे जैसे लूप अंदर जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है।
और अगर फ्लक्स हाँ बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ पता ही है, तो फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो उसको अपोज करना चाहिए, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो डायरेक्शन तुम्हें पता चल गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये करंट इंड्यूस तब तक रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा इन ना कर जाए। एक बार इन कर सही गया है। पूरा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फिर तो चेंज ही नहीं होगा, है ना। हाँ, फ्लक्स से चेंज नहीं हो रहा तो फील्ड और ईएमएफ नहीं वापस आएगा। फिर से ये करंट इंड्यूस्ड करना तब स्टार्ट होगा जब ये लूप यहाँ पे पहुंचेगा। लीव पर। तो कितने टाइम के बाद लूप यहाँ पे पहुंचेगा? अच्छा, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए अब इस जगह पे पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा? फिर से ए बाई बी, 2a बाई फिर से ए बाई बी। टोटल और अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 2a/b। 3a बाई बी ना, वो तो ध्यान ए से अंदर आ। देखना, क्योंकि पॉइंट अभी ए यहाँ पे है और ये पॉइंट ए को यहाँ तक पहुँचना है, तो दिस डिस्टेंस विल बी 3a/b। 3a/b। और 3a/b टाइम के बाद फिर से करंट इंड्यूस्ड होना स्टार्ट होगा। और वो कैसे होगा? ये बाहर निकलेगा। डिग्री तो इतने से के कारण से फ्लक्स आ रहा है और वो फ्लक्स घट रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? कम हो रहा है। घट रहा है। तो कम किस हो रहा है डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इस बार सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो फिर से हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, और हम लोग वही काम फिर से करेंगे। ये जो करा है ना इतना सारा काम, वही काम फिर से करेंगे। तो अभी फ्लक्स कितना हो जाएगा? मान लो कि दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस इज नथिंग बट वी टी, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ए माइनस ऑफ एक्स। फ्लक्स कितना हो गया? बी इंटू एरिया विच इज ए माइनस ऑफ एक्स इंटू ए, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी फाइव बाई डी टी, कितना हो जाएगा? बी ए, और ए माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना बी हो जाएगा? स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, बराबर। तो ये हाँ। डी माइनस ऑफ बी। एक्स बाई डी टी लिख लेंगे, और एक्स इज इक्वल टू क्या है? बी टी। तो ये सिर्फ हो जाएगा बी। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन को मैंने हटा दिया क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन वगैरह, तो मैग्नीट्यूड मुझे बस लेना और कुछ नहीं। तो इधर से माइनस एक्स है ना, तो माइनस आएगा ना। मैं तो बोला माइनस साइन को हटा दिया मैंने, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। ओके। ठीक है, ये माइनस इस बात को बता रहा है कि फ्लक्स घट रहा है, तो हमें पता ही है। ओके। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू बी ए बी। क्या यही आया था इंड्यूस्ड ईएमएफ? और क्या इंड्यूस्ड करंट भी हाँ, वही आएगा? बी ए बाई डिवाइड बाई 4 लैम्डा ए। लेकिन इस बार करंट का ये कम। डायरेक्शन क्या सेम है या अपोजिट है? अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन ओह। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। है ना। अब मैं एंटी इसका क्लॉकवाइज ग्राफ आया। बनाता हूँ। जब टाइम ज़ीरो था तो करंट था ज़ीरो, और जब टाइम हुआ ए बाई ए बाई बी, तो उस समय करंट अचानक से बढ़ गया। कितना हो गया? जीरो ही था ना। ये वाला हो गया, अच्छा। बराबर। हाँ सर। और फिर कांस्टेंट रहा, वो चेंज नहीं हुआ। कब तक कांस्टेंट रहा? जब टाइम हो जब गया तक पूरा नहीं अंदर घुस। हाँ 2a/b। उसके बाद फिर जब यहाँ पे पहुंच गया, जीरो। इस रेंज में हो गया वापस से ज़ीरो, ये पूरा का पूरा ज़ीरो रहेगा। कितने टाइम तक? 3a/b तक टाइम तक, ये हो जाएगा 5a/b। 5a बाई बी। और फिर अचानक से करंट बढ़ा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर तुमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम किया तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, अच्छा, करंट नेगेटिव भी दिखा सकते और कांस्टेंट रहेगा हैं। टिल 6a/b। बोलो समझ में आया क्या? समझा सर, बट हम लोग क्रैक नहीं कर पाए। हाँ मतलब चलो ठीक है, अब समझ में आ गया, वही बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम में हो जाता है प्रॉब्लम। अब आगे चले। यस सर हर हर के लिए सर ट्रू है ना, डायरेक्शन अंदर आते वक्त और जाते वक्त अलग अलग हाँ रहेगा। हाँ,
ये तो तुम्हें चेक करना होगा ना हर एक केस के लिए, मुझे क्या पता कौन सा केस कैसा आ रहा है, ठीक है। ओके। यस। आ, देखो क्या बोलूँ मैं, और भी तरीके हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन मैं पहले कुछ और पढ़ाना चाहता हूँ, डेट इज मोशनल ईएमएफ, उसके बाद क्वेश्चन। मुस्लिम। मोशनल ईएमएफ, ओके। तो सर उसका ईएमएफ, डेरिवेशन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अब करते क्या बोले, नहीं। हाँ। ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ, फैराडेज लॉ ने अच्छे तरीके से बताया, फ्लक्स चेंज हुआ तो उसके कारण से इंड्यूस हुआ। लेकिन एक और तरीका है जिसके कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, और उसमें से एक मेथड है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या होता है, एक रॉड होता है हमारे पास, और उस रॉड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में मूव कराते हैं। लेट्स से देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ एल, और इस रॉड को मैं बी वेलोसिटी से आगे के डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में प्रेजेंट है, और वो अंदर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है क्या। सर एक और सेकंड, ये, अभी आप ईएमएफ की बात कर रहे थे, अभी पोटेंशियल डिफरेंस हाँ ईएमएफ दोनों अलग पोटेंशियल चीजें। डिफरेंस तो एक ही चीज़ है ना। देखो हाँ जब करंट फ्लो करने लग जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ अलग हो जाता है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है। हाँ। ओके। मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है, और जनरल क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड बोलो या फिर सॉरी ईएमएफ बोलो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, मतलब एक ही होता है, ठीक है। इस केस में हाँ जनरल केस के लिए, जब हम लोग ये करंट पढ़ेंगे, फ्लो कर रहा है तभी भी। हाँ जब हम लोग ये पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसके लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब और ईएमएफ का मतलब अलग होता है, लेकिन लगभग दूसरे चैप्टर के लिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक ही हो जाता है, ओके। ठीक है। तो ये v वेलोसिटी से जा रहा था, और देखा गया कि जो ए है और बी है, रॉड्स के दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है। ईएमएफ will be induced across AB, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी डॉट एल। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर ये कहाँ से आया अभी? डेरिवेशन, सीरियसली हाँ। हाँ बचपन सर में सही है बताया सर, है मतलब कोई सही है। डेरिवेशन। फिर कहाँ से आ गया वी क्रॉस बी डॉट एल? है क्या चीज? बी क्रॉस बी डॉट एल, चलो बताता हूँ डेरिवेशन भी। तो डेरिवेशन से पहले समझने की ये जरूरत है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया क्यों, हाँ है ना। डेरिवेशन तो यस सर। कॉन्सेप्ट से आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड था अंदर के डायरेक्शन में, मैंने बोला ठीक है, और यहाँ पे रॉड जो है वो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये भी ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं आगे की डायरेक्शन में। अब तुम मुझे अच्छा। बताओ, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा और इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो नीचे। इस मूविंग चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे। नीचे की डायरेक्शन में। यस। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी, ईवीबी।
बराबर, क्यू इंटू बी क्रॉस बी, ये होगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है। ये आगे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगना स्टार्ट हो गया और वो फोर्स के कारण से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लग गया। तो कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी इनफैक्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओ तो एक पॉजिटिव और अच्छा नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होने लगेगा, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट, बराबर है क्या। फिर स्टूडेंट ओके ने हाँ पूछा कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन तो है कंडक्टर के अंदर, हमें पता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगते जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर कलेक्ट हो जाएंगे, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्यू इंटू वी क्रॉस बी क्यों लिखा, उसका कोई फाइनाइट वैल्यू क्यों लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना। यस सर। बताओ इसका रीजन अब। हाँ सर एक सेकंड, तो ज्यादा चार्ज नहीं जा पाते होंगे टाइप, पता नहीं। अब पता नहीं है ना। क्या बोलूं। देखो इस तरफ जो है एक पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ और इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया इस रीजन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हाँ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब मान लो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, ऊपर। किधर फोर्स लगाएगा, ओके। ऊपर की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहता है क्यू ई से, और नीचे जो है ओ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाना चाहता है, कितना, अच्छा। तुम्हें पता है। और ये इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करते रहेगा जब तक कि इन दोनों का वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो जाए, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सही है। फिर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मुझे समझ में आ गया कि इसके ऊपर फोर्स को इक्वल करना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल, जाएगा क्यू इंटू सॉरी ई इज इक्वल्स टू बी क्रॉस बी, क्यू इंटू बी क्रॉस बी, और क्यू क्यू सेम है, कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ रहा है बी क्रॉस बी। अब अगर ये इलेक्ट्रिक यस फील्ड अच्छा। तुम्हें मिल गया है तो एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट आता है, एल बी एल। याद है, अच्छा, ई इक्वल टू डी बी बी डी इक्वल टू क्रॉस, ई डॉट डी एल था। यस सर। यस सर यस सर, पढ़ा है। याद माइनस ई है डॉट डी एल, हाँ। है ना। तो माइनस साइन को हटा दो, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, ई वेक्टर डॉट विथ एल वेक्टर, तो यहाँ पे ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, सो ये हो जाएगा बी क्रॉस बी डॉट एल, डॉट एल। और इसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। हाँ, पढ़ाने वाले जी भी सर अभी। ये भी सब पढ़ाने वाले हैं, हाँ तुमने पढ़ रखा है ये नहीं बोला, पढ़ाने वाले हैं, हाँ। वो तो है, टाइम बट हो गया आप ना फिर फिर पड़े हुए बॉक्स कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, वो डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट से, अच्छा तीनों का लेना। तो ये उधर होगा वी एक्स, इधर होगा वी वाई, और इधर होगा वी जेड, और ये होगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड, और ये होगा एल एक्स, लेंथ एल एक वाई, एल जेड। ठीक है। हाँ, लेंथ भी एक वेक्टर फॉर्म में एल आ एक्स एल सकता है, वाई, हाँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा भी, मतलब एग्जाम। लेंथ भी एक वेक्टर फॉर्म में हो सकता है ना, लेंथ जैसे इस वो तो डायरेक्शन में, टेढ़ा जा रहा है। हाँ, तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड, तो ये एल जे कैप हो जाएगा, ठीक है, लेंथ का डायरेक्शन। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं, तुम्हें समझ में आएगा तब। अभी क्या है कि तुम्हें और बस समझ लो, हाँ, डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकलेगा और ये डेल्टा भी आ जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। अब मुझे निकालना है कि इसका हम बाद में डायरेक्शन, बताओगे ना। हाँ अभी बता दो। अब मुझे ये निकालना है कि ये वी क्रॉस बी डॉट एल जो है
वो क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है। डेल्टा वी मैंने यहाँ पे लिख दिया था और माइनस साइन को बोला था मैं बाद में लिखूंगा, वो तो साइन को बताता है ना। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्शन को, कि करंट का डायरेक्शन या फिर हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो डायरेक्शन और हायर पोटेंशियल कि हायर पोटेंशियल किधर होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि ये रॉड है हमारे पास और आगे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा इधर। तो इधर हो नीचे आ जाएंगे जाएगा। नेगेटिव चार्जेस और इस तरफ आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। तो ये बन जाएगा अच्छा, पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा हायर ए पोटेंशियल और को ये बी हो जाएगा। तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ए। तो वी ए ए माइनस ऑफ वी बी विल बी इक्वल्स टू बी क्रॉस बी डॉट एन। डॉट एल और ये कैसा क्वांटिटी देता है, बॉक्स प्रोडक्ट गिव्स अस ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर डॉट हो गया ना। स्केलर क्वांटिटी। हाँ तो हायर पोटेंशियल हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वी क्रॉस बी से। जो फोर्स, अच्छा, जहाँ भी पे अंगूठा डायरेक्शन रहेगा। बी क्रॉस बी का होगा उसी डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल होगा। हायर पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी gives us the higher ये potential और उसका उल्टा डायरेक्शन। करंट। ठीक है, करंट तो छोड़ दो, बाद में आ जाएगा वो। डिपेंड करता है कि तुमने किस तरीके से लगाया। वायर ऐसे लगाएंगे तो वायर में करंट इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अभी एक एक करके चीज़ें समझो। तो डायरेक्शन के बारे में समझ गए। रॉड अगर इस तरीके से मूव करेगा तो वी क्रॉस बी मुझे क्या देगा, डायरेक्शन देगा। हायर पोटेंशियल का हायर डायरेक्शन। पोटेंशियल का, हायर पोटेंशियल का डायरेक्शन देगा। अब ये बॉक्स को समझते हैं। इंपॉर्टेंट ये बॉक्स प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस बी डॉट एल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ रहा है। तो एक बार इस तरीके से डायरेक्शन समझ लेते हैं। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में। तो बताओ वी क्रॉस बी किधर आया, ऊपर। हायर ऊपर के पोटेंशियल। डायरेक्शन में आया है ना। ऊपर की तरफ। ऊपर के तरफ यस आया वी क्रॉस बी का डायरेक्शन। और लेंथ का डायरेक्शन किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में। लेंथ का डायरेक्शन हाँ, लेंथ का डायरेक्शन, लेंथ का ऊपर डायरेक्शन कैसे बोला। ये लेंथ है ना, ऊपर या नीचे हो सकता है, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन। तो बीच में क्या होता है, कॉस थीटा या साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में। कॉस डॉट तो कॉस जीरो थीटा। कितना हो जाएगा, 1। 1 हो गया। मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट से हम लोग बोल सकते हैं वी बी एल, अगर कुछ भी उस तरीके से ना रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस एंगल वगैरह कुछ भी ना रहे। बॉक्स प्रोडक्ट जो आता है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके मल्टीप्लिकेशन से आता है। क्या मतलब, मतलब ये कि ये बॉक्स प्रोडक्ट तभी काम करता है जब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर हो, एक वाई के डायरेक्शन में और एक जेड के डायरेक्शन में। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए वेक्टर क्रॉस बी डॉट सी, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है तभी काम करेगा जब तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये प्रॉपर्टी है तो मैथ्स में ही पढ़ाया जाएगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। लेट से कि जो हमारा बी वेक्टर है और सी वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो ये बी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर एक वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ए वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो अब इसका बॉक्स क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ABC आई थिंक।
इसका बॉक्स आएगा 0। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम प्लेन में है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। सर समझ एट में ए क्रॉस बी, अच्छा हाँ करो, परपेंडिकुलर हो जाएगा वो तो डॉट जीरो हो परपेंडिकुलर जाएगा। हो जाएगा हो सी। गया ओ ना, तो cos 90 हो गया 0। तो हमेशा याद रखेंगे कि यस कोई भी दो वेक्टर अगर सेम प्लेन में है उसका बॉक्स 0 होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस जगह से नोट में अगर डाल करके लिखना चाहें कि इफ एनी टू वेक्टर्स either magnetic field, either velocity vector or either length vector are in same plane, सेम प्लेन। then the potential difference बॉक्स प्रोडक्ट। across the rod will be 0। मेरी बात समझ में आई क्यों? रीजन समझ में आया क्यों? है ना? हाँ हाँ सर। सर बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब इसका एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड बताता हूँ जिसमें कि तुम्हें अच्छे तरीके से दिखेगा या फिर तुम बता सकते हो कि हाँ ये मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट नहीं करेगा। ये एक रॉड लो और इस रॉड को तुम मूव कराओ। मान लो कि इस डायरेक्शन मूव कराने के लिए बोला गया और इस मैग्नेटिक फील्ड को एक रस्सी की तरह एज्यूम करो, थ्रेड की तरह। ठीक है, एक रस्सी की तरह एज्यूम ओके। करो। तो अगर रॉड मूव होता है तो रस्सी टूटता है या नहीं वो मुझे बताओ। अगर रस्सी टूटता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा, और अगर रस्सी नहीं टूट रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्लियर है क्या? सर रस्सी मतलब कैसा? ये रस्सी है ना, ऐसा रस्सी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है तो दिस इज रस्सी। अंदर की तरफ रस्सी है। हाँ, अंदर की तरफ रस्सी है, ओके। एकदम बिल्कुल वर्टिकल वर्टिकल होगा। ऐसे ढेर सारे रस्सी होंगे रस्सी और टूट रहा है। रॉड को मैं इस तरीके से रस्सी मूव को रॉड करा से रहा हूँ। बांध दिया। ना ना, रॉड फ्री मूव कर सकता है, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक रस्सी की अच्छा तरह अच्छा, ज्यूम तो करो। रस्सी को काट रहा है ना। हाँ, कट हो रहा है ना। मैं ऐसे जाऊंगा तो यहाँ पे एक रस्सी है, हाँ देखो कट जाएगा। हाँ, है ना, सही। ये जो रॉड है, इस रॉड को एक ब्लेड की तरह तुम एज्यूम कर सकते हो। तो रस्सी तो कट रहा काट है रहा है। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। लेकिन सोचो नॉन कि जीरो। अगर मैं रॉड को इस तरीके से मूव करूं, इस डायरेक्शन में मूव करूं, तो क्या रस्सी कट होगा क्या? एक भी? नहीं नहीं नहीं, बच जाएगा नहीं। रस्सी। एक भी रस्सी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ओ, डिफरेंस कितना होने वाला है? 0। लॉजिक समझ में आया क्यों? मतलब इधर पी और बिकॉज एल। यस। हाँ पैरल। वेलोसिटी एंड लेंथ आर इन द सेम प्लेन। पैरल। ठीक है, सेम प्लेन। हाँ ये। अब अगर मैं बोलूं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या रस्सी कट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ तो नीचे वाले हो की रहा है। कंपोनेंट तो देखेंगे नहीं, तो हो रही है। कटेगा ना। हाँ, ये थीटा कंपोनेंट से एंगल तो पे कट जा रहा रहा है। है, थीटा एंगल पे जा रहा है, लेट्स से। हाँ तो क्या रस्सी एक कट होगा? कंपोनेंट से तो हाँ, कट रहा कट है। होगा, तो इसका मतलब डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। तो लेकिन डेल्टा वी है कितना? ओके। डेल्टा वी जो है वेलोसिटी, मतलब जो रस्सी हो रहा है कट रहा है वो दो के कारण, सॉरी, एक वेलोसिटी के कारण से कट रहा है। एंड दैट वेलोसिटी एक इज cos कंपोनेंट। थीटा, v cos थीटा। v sin थीटा के कारण से कट रहा है क्या? नहीं, तो बेकार है। नहीं। तो नहीं। सिर्फ यस। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इस v cos थीटा के कारण से होगा, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? v बी एल में v बी एल तीनों परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए। वेलोसिटी परपेंडिकुलर, लेंथ इधर, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो v cos थीटा b इंटू एल। अब यही चीज एल। डेल्टा v निकालने के लिए तुम इसका बॉक्स भी ले सकते थे। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? नेक्स्ट बढ़ जाता है। v cos थीटा आई बिकॉज। कैप और माइनस v sin थीटा जे कैप, बराबर। और हाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना देते हैं के कैप में? 0 0, बी नॉट के कैप मान लो कि माइनस में, तो ये के कैप होगा। और बी बी एल, एल कितना होता है? लेंथ,
लेंथ इज इन आइदर माइनस जे और जे कैप डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें लिखना है माइनस में हटाकर, 0 L 0। ठीक है क्या? यस सर। हाँ, v cos थीटा BL आ रहा है। तो इसके अबाउट खोला तो कितना हो गया, v cos थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 दे दिया, और ये हो जाएगा b इंटू एल, बराबर। तो ये हो जाएगा सेम। और इसके अबाउट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसके अबाउट भी ओपन 0। किया तो 0 से 0 हो बाकी गया। 0 ये आंसर आ हमें गया ना सर? डेल्टा समझ भी है। समझ में आया क्या? तो तरीका ये था यस करने यस का, सर। सर। लेकिन मैं हाँ ये ऐसे प्रीफर करता हूँ, हमेशा परपेंडिकुलर वाले को चेक करना। अब आगे ओके चलते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर, बोलो। अगर 3 डायमेंशन में मूव कर रहा रहता तो ऐसे ही करना ना, डिटरमिनेंट। हाँ, देखो अब मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और रॉड को जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कराया जा रहा है। कैसे करके देखो ना, लेट से इस डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है v वेलोसिटी से, और इसका लेंथ है l। वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना कितना होगा। तो 0 ना, वो 0 एक ही वो प्लेन एक में ही होगा, प्लेन में आ रहा बिल्कुल, डेल्टा बी भी और हो जाएगा 0, क्योंकि अगर ये मूव है। करेगा तो रस्सी कट होगा ही नहीं। यस। सर 80। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। और मान लो कि रॉड है इस तरीके से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की डायरेक्शन में, और रॉड को इस डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन। और ये जो एंगल बना रहा है, लेट से दिस इज 45 डिग्री, 45 नहीं 37 ले लो, वैल्यू तो डिफरेंट। अब बताओ कितना मैग्नेटिक इंड्यूस्ड होगा ए और बी के क्रॉस, और हायर पोटेंशियल। तो 3/5 L V नॉट B हो जाएगा, 37 परपेंडिकुलर वाला लेंथ। थ्री बाई बी एल फाइव कॉस एल V नॉट। 37 तो पहले जब मैंने बताया कि बॉक्स प्रोडक्ट बॉक्स लेते हैं हम लोग, तो उसमें v क्रॉस b डॉट एल लेते हैं, इसका मतलब तीनों परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होना चाहिए। तो वेलोसिटी का भी दो यस कंपोनेंट हो सर। सकता है, एक इधर कंपोनेंट हो सकता है और एक सर इस एक्स में है ना? डायरेक्शन। एक्स में कंपोनेंट है, एक्स में है तो एक्स में ही रहने दो, कंपोनेंट और तुम लेंथ का कंपोनेंट ले लो, हाँ लेंथ है यस ना, सर। लेंथ का L कंपोनेंट ले लो। sin 37 वाला बिल्कुल। काम आएगा। तो वेलोसिटी v नॉट इधर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और लेंथ का कंपोनेंट जो है उसका एक तो ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा। यस एक जेड में आ जाएगा लेंथ, और एक एक्स में आ जाएगा। एक्स में जो लेंथ आएगा वो कितना होगा, -z और ये x। 37, ये 37 है, तो एल है, एल कॉस 37 आएगा इधर, और ये एल साइन जो नहीं 37 चाहिए ना। आएगा। हाँ, जो नहीं चाहिए, ये काम का है। लेंथ ये हो गया, यस तीनों परपेंडिकुलर वाला ले लिया मैंने, एल साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये आंसर आ जाएगा डेल्टा। हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ए अभी। सर ए वाला लग रहा है, अंगूठा तो उधर जा रहा है मेरा। ए लग रहा है। तो हाँ ए लगेगा क्योंकि सर वी क्रॉस बी करेंगे तो वो तुम्हें देगा हायर पोटेंशियल।
तो वी क्रॉस बी करने ए पर वाला हमें क्या दिख रहा है, ए वाला हायर पोटेंशियल दिख रहा है, तो बी ए माइनस ऑफ बी बी। सही है। चलो ठीक है, फिर बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट है शॉर्ट इक्विवेलेंट लेंथ वाला, और उसे हम लोग को करना है, और कुछ इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।